हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं यूजीसी नेट 2022 मैनेजमेंट के पेपर के ऊपर। और यहाँ पे आज आपके साथ सवाल डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग और फाइनेंस के। तो अकाउंटिंग और फाइनेंस पोर्शन से जितने भी सवाल हमारे पेपर में आए थे उनको आज यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट से अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार ये बता देता हूँ कि मैं खुद भी इस बार ये पेपर देकर आया था। और इसमें जो मेरा स्कोर था, इट वाज 202 मार्क्स। ये पेपर इतना आसान नहीं था, काफी सारे क्वेश्चन इनडायरेक्ट थे, काफी घुमा घुमा के सवाल पूछे गए थे। टर्मिनोलॉजी भी कई बार बहुत ट्विस्टेड यूज की गई थी। और तो पेपर को मैंने किस तरीके से, किस ढंग से अटेम्प्ट किया, वो सारे इनसाइट्स भी मैं आपके साथ इसी सेशन में शेयर करता रहूंगा कि कैसे हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था, ताकि आप उसका बेस्ट पॉसिबल आंसर यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाते। तो आइए बातें अपने क्वेश्चंस की तरफ और उनको डिस्कस करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, द ट्रेडिशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस ऑफ रिजॉल्विंग अनसर्टेनिटी by choosing the solution that leads to the lower amount of income being recognized in the current accounting period is based on which of the following accounting principles। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी कौन सी अकाउंटिंग प्रैक्टिस, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा आपको कहता है कि अगर आपको दो ऑल्टरनेटिव में चूज करना हो तो आप वो ऑल्टरनेटिव चूज करेंगे जिसमें आपकी इनकम कम आ रही हो। तो हम सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर हम बात करते हैं कंजर्वेटिज्म की, कि आपको कंजर्वेटिव रहना है। आपको जो आपके लॉसेस है, एक्सपेंसेस हैं, उनको ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाना है। आपकी जो इनकम्स है, गेन्स है, उनको कम से कम दिखाना है। जब तक 100% श्योरिटी ना हो जाए तब तक इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, बट खर्चों के लिए प्रोविजन आप पहले ही बना लेते हैं। तो ऐसा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल हमसे बोलता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, मास्टन कंपनी सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ ₹50 per unit. Its fixed cost total ₹15,000 and variable cost amount to ₹20 per unit. If management reduces the sales price of this product by ₹5 per unit, the sales volume needed for the company to break even will। तो प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पे बताना है कि हमारे पास यहाँ पे जो मास्टन कंपनी है, उसको ब्रेक इवन पॉइंट में कितना इंक्रीज देखने को मिलेगा अगर वो अपना सेलिंग प्राइस 50 से घटाकर 45 कर देती है। 5 पर यूनिट से घटा रही है, तो यानी कि वो यहाँ पे 45 कर रही है। आपको निकालने की ब्रेक इवन पॉइंट में क्या चेंज आएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट पहली बात तो इंक्रीज होगा, अनचेंज तो नहीं रहेगा। तो ये वाला तो गलत है, फोर्थ वाला ऑप्शन तो पहले तीन में से ही चूज करना है। तो अब ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा कि पहले कितना था ब्रेक इवन पॉइंट और बाद में कितना है ब्रेक इवन पॉइंट, और इसके हिसाब से आप ये आंसर निकाल सकते हैं। और आपको यहाँ पे रुपी टर्म्स में आंसर निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट भी आपको रुपी टर्म्स में, वैल्यू टर्म्स में चाहिए। तो उसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। उसका फॉर्मूला आपके पास रहता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, पीवी रेशो को कंप्यूट कीजिए दोनों केसेस में, फिर आप इसमें पुट कीजिए फॉर्मूला में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम डायरेक्टली अपना पीवी रेशो फॉर्मूला में ही कंप्यूट कर लेते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें दोनों केस में 15,000 ही दे रखा है, ठीक है जी। और पीवी रेशो निकालने की कोशिश करता है फॉर्मूला के अंदर ही। पीवी रेशो आपका क्या होता है जी, पीवी रेशो आपका होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। परसेंटेज टर्म्स में निकालना हो तो 100 कर लेते हैं, बट यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे, फिर दोबारा से उसे 100 से एडजस्ट करना पड़ेगा, तो हम एक बार ही कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स ही लिख लेते हैं। हम लंबा जो है लॉन्ग कट नहीं लगाएंगे, हम शॉर्टकट ही फॉलो करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स हमारा यहाँ पे कितना हो गया, तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स हमारे पास यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन बाय सेल हमारे पास यहाँ पे कितना होने वाला है, इनिशियल वाले केस में 50 सेल प्राइस है और वेरिएबल कॉस्ट हमारा 20 है। तो कंट्रीब्यूशन इनिशियली 30 हो जाएगा और सेल प्राइस हमारा 50 है। परसेंटेज टर्म्स में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि दोबारा से वापस उसे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। और ऐसे ही नए वाले केस में भी 15,000 और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आएगा 45 माइनस 20, यानी कि 25 कंट्रीब्यूशन आएगा डिवाइडेड बाय 45। तो आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर निकल कर आता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ऐसे लिख के थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। इसको ऐसे लिख लेते हैं और इस वाले को भी ऐसे लिख लेते हैं, 15,000 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 25। तो सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो ये हमारे पास जो निकल कर आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 25,000 निकल कर आएगा। और इधर हमारे पास क्या निकल कर आएगा, इधर हमारे पास अगर आप इसे कट करेंगे 25 को 15,000 से आप सीधा भी कट कर सकते हैं, ये 600 आपका निकल कर आएगा। पर ये 600 आ तो गया, पर अब 600 से इसको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा।
तो 45 इंटू 6 करते हैं, कितना आता है? 6 5 से 30, 6 4 से 24 और ये 3 27,000 ये निकल कर आ गया। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इंक्रीज हो गया जी, इंक्रीज हो गया ब्रेक इवन पॉइंट ₹2000 से, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। तो ये अप्रोच आपको फॉलो करनी थी, ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना था दोनों केसेस के अंदर, और उसके बेसिस पे आप अपना आंसर यहाँ पे सीधा सीधा निकाल सकते थे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक मैच द फॉलोइंग का सवाल है, और इस सवाल में आपको फाइनेंशियल लीवरेज, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ऑपरेटिंग लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज दे रखे हैं, और यहाँ पे आपको इनको मैच करना है, इनके कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं। तो मुझे सबसे आसान पता है क्या लग रहा है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट से मैच हो जाता है, और यहीं पे मैं अपना पहला वाला और मेरा जो तीसरा वाला है उसको तो वैसे ही काट देता हूं। इसके बाद और भी मैचिंग करनी शुरू करते हैं, और पहला वाला जो है वो सीधा सीधा ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, और इसके बाद आपका फाइनेंशियल लीवरेज जो है, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, यानी कि ये सेकंड वाला जो है दिस इज फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला, और कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला में कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी आप रख सकते हैं, और इसीलिए आप इसे 3 से मैच कर सकते हैं। तो आपकी जो मैचिंग बन रही है दिस इज एज पर ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल था, और हमने आसानी से यहाँ पे सारी मैचिंग कर ली है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट स्टडीज आर रिलेटेड टू टेस्टिंग ऑफ द वीक फॉर्म स्टॉक मार्केट एफिशिएंसी। तो हमारे पास जो मार्केट एफिशिएंसी होती है उसकी 3 फॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं जी। एक होती है वीक फॉर्म, एक हमारे पास होती है सेमी स्ट्रांग फॉर्म, और एक हमारे पास होती है स्ट्रांग फॉर्म। ये 3 फॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे हमें बेसिकली पूछा जा रहा है कि वीक फॉर्म आपको टेस्ट करना हो तो किससे आप टेस्ट करेंगे। हालांकि सवाल थोड़े से हाई लेवल का हो गया। तो वीक फॉर्म को टेस्ट करने के लिए हमारे पास ब्रॉडली आपके 3 टेस्ट अवेलेबल रहते हैं। एक आपका केएस टेस्ट करके होता है, और एक आपके पास यहाँ पे रहता है यहाँ पे रन्स टेस्ट, और एक आपके पास होता है ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। ये 3 टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं वीक फॉर्म को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखें अगर ऑप्शंस को, तो यहाँ पे रन्स टेस्ट हो जाएगा और ऑटो कोरिलेशन टेस्ट हो जाएगा, सी और ई हो जाएंगे, और करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। तो हमारे पास जो यूजीन फार्मा है, उन्होंने एक फ्रेमवर्क डेवलप किया है मार्केट एफिशिएंसी को लेकर, जिसमें उन्होंने 3 फॉर्म्स ऑफ एफिशिएंसी की बात करी है, वीक, सेमी स्ट्रांग एंड स्ट्रांग। तो अगर हम वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो इसके अंदर बेसिकली हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारी जो मार्केट्स हैं वो केवल और केवल हमारे जो पास्ट प्राइसेस हैं उनको रिफ्लेक्ट करके चल रही हैं। तो हमारी जो मार्केट है उसमें केवल और केवल जो पिछले प्राइसेस हैं उनका इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसी हाइपोथेसिस में बिलीव करते हैं तो हम ये मानेंगे कि आपके जो ट्रेंड्स हैं वो तो ऑलरेडी अकाउंट फॉर हो रहे हैं आपकी मार्केट के अंदर। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न अर्न करना है तो फिर आपको फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे करना पड़ेगा, कंपनीज को स्टडी करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं और कौन से ओवर वैल्यूड यहाँ पे स्टॉक्स हैं। तो आप प्राइसेस, जो पास्ट प्राइसेस हैं उसको लेकर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आपको जो और इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है उसके बेसिस पर डिसीजन लेना है, और उसके बेसिस पे आप जो है कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। और ये जो वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी है इसको मेजर करने के लिए कोई टेस्ट भी है जिनका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हमारे पास कोलमोग्राफ स्मिर्नॉफ टेस्ट आता है, रन टेस्ट आता है, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट आता है, जिसमें हम बेसिकली यही देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो पास्ट मार्केट का डाटा है और जो करंट प्राइसेस हैं उसमें कैसा रिलेशन निकल कर आ रहा है। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है जी सेमी स्ट्रांग फॉर्म ऑफ द मार्केट एफिशिएंसी। तो सेमी स्ट्रांग फॉर्म में हम ये मानते हैं कि जो अभी प्राइसेस चल रहा है मार्केट के अंदर, दे रिफ्लेक्ट ऑल द पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड ऑल द हिस्टोरिकल प्राइसेस। तो जो भी अभी पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यानी कि जो भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई है और जो भी पिछले प्राइसेस है, दोनों जो है दोनों का इफेक्ट आ रहा है हमारे मार्केट प्राइसेस के अंदर। तो ना ही आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, टेक्निकल तो पहले भी नहीं कर सकते थे क्योंकि पास्ट प्राइसेस का रोल तो हमने पहले ही देख लिया था, कुछ अब रहेगा नहीं। और अब तो फंडामेंटल भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो भी हमारे जो शेयर्स है उनके प्राइसेस में ऑलरेडी आ रही है। तो ना ही टेक्निकल ना ही फंडामेंटल एनालिसिस कुछ भी करके आपको कोई हायर रिटर्न्स यहाँ पे नहीं मिलने वाला। अगर आपको हायर रिटर्न चाहिए तो फिर आप कोई अंदर की बात निकलवाइए, अंदर की बात आपको पता लग जाए तो आप उससे कुछ हायर रिटर्न्स यहाँ पे अर्न कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आते हैं जी हमारे अगले फॉर्म के ऊपर, ये हमारे पास है जी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ द मार्केट एफिशिएंसी। अब यहाँ पे बताया गया कि हमारे जो सिक्योरिटी प्राइसेस हैं ये फुल्ली रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी सारी इंफॉर्मेशन को, चाहे वो हमारी पास्ट शेयर प्राइसेस की इंफॉर्मेशन है, चाहे पब्लिक इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, सभी हमारे जो शेयर प्राइसेस है उनमें रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अगर अंदर की कोई जानकारी भी है तो उससे भी आप कोई अबनॉर्मल रिटर्न यहाँ पे नहीं कमा सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली समराइज कर दिया तीनों फॉर्म्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी को। हम वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी में मानते हैं कि केवल पास्ट मार्केट डाटा जो है वो शेयर प्राइसेस में अकाउंटेड फॉर है। सेमी स्ट्रॉन्ग में मानते हैं पास्ट मार्केट डाटा और पब्लिक इंफॉर्मेशन अकाउंटेड फॉर है। स्ट्रॉन्ग के अंदर हम मानते हैं पास्ट मार्केट डाटा, पब्लिक इंफॉर्मेशन और प्राइवेट इंफॉर्मेशन सभी यहाँ पे अकाउंटेड फॉर है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, earnings per share of a company is ₹5 and the rate of return required by its shareholders is 16%। तो अर्निंग पर शेयर में 5 दे रखा है और हमें बता रखा है कि शेयर होल्डर का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो यहाँ पे 16% है, यानी कि शेयर होल्डर को हमें 16% देना है। तो हमारी बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोल सकते हैं इसे। Assuming Gordon valuation model, what rate of return should be earned on the investment to ensure that the market price of its share is ₹50 and dividend payout is 40%। तो गॉर्डन वैल्यूएशन मॉडल निकालना है। सीधा सीधा सवाल है गॉर्डन वैल्यूएशन मॉडल का। आपको यहाँ पे गॉर्डन वैल्यूएशन मॉडल को लगाना है और उसके बेसिस पे आपको निकालना है कि कितना रेट ऑफ रिटर्न आपको यहाँ पे अर्न करना है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। तो आइए जी फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला मालूम है तभी आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास है वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस बी, इसे आप डीबी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय के ई माइनस बी आर, और बी आर को आप जीबी लिख सकते हैं। तो अब वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं। वैल्यू हमें ऑलरेडी सवाल में बता रखी है कि आपकी 50 है शेयर की, ई हमें बता रखा है कि 5 है, और बी बेसिकली हमारी रिटेंशन रेशो है। तो डिविडेंड पे आउट अगर 40% है तो हम रिटेन 60% कर रहे हैं, तो रिटेंशन रेशो हमारी 0.6 हो जाएगी। और यहाँ पे नीचे आप लिख सकते हैं के ई आपको गिवन है ऑलरेडी 16% का, और आपको बी तो पता है बट आर आपको यहाँ पे बेसिकली निकालना है कि कितना रेट आप अर्न करें, कितना अर्निंग रेट आपका यहाँ पे होना चाहिए। दिस इज व्हाट यू हैव टू कंप्यूट। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये 5 को 50 से पहले काट के मैं 10 लिख देता हूँ क्योंकि 10 से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और ये मेरे पास आ गया 1.6, मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अब इसको। 1.6 माइनस 6r इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6, बेसिकली मेरे पास 0.4 हो जाएगा। और बेसिकली ये मेरे पास आएगा 1.2 इज इक्वल टू 6r। आर अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे इट वुड बी हाउ मच, आर कितना हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 6 या फिर 12 डिवाइडेड बाय 60 में लिख देता हूं इसे। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/5 और इसे 0.2 भी मैं लिख सकता हूं। आर मेरे पास 0.2 हो गया। परसेंटेज टर्म्स में अगर बात करूं तो 20% मेरे पास यहाँ पे आर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर मैं आसानी से यहाँ पे लगा सकता हूं जी ऑप्शन नंबर 1 का। तो फॉर्मूला चाहिए, कैलकुलेशन में तेजी चाहिए, तभी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और इसीलिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है फास्ट हो जाए और आपको पता हो कि कैसे आपको वैल्यूज पुट करनी है और कैसे आपको अपना आंसर फटाफट से निकाल लेना है। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट्स रहती हैं, फाइनेंशियल मार्केट आप समझते हैं ना, यहाँ पे आपके वो लोग होंगे जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे है और वो लोग जिन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे फंड्स का फ्लो होने वाला है, आपका इन्वेस्टर्स जो है फंड्स देने वाले हैं और जिनको रिक्वायरमेंट है उन तक फंड यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। तो ऐसी मार्केट्स के अंदर क्या क्या खूबियां, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे आपकी स्टॉक मार्केट है तो वो भी एक फाइनेंशियल मार्केट ही है। यहाँ पे हमें प्राइस कंटिन्यूटी और डेप्थ पहला पॉइंट ये दिया है जी। तो हम स्टॉक मार्केट के कंटेक्स्ट में ही एनालाइज कर लेंगे, फिर हमें आसानी से समझ में आ जाएंगी चीजें। लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी, नॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड रेगुलेशन, टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फ्लो, मिनिमम ट्रांजैक्शनल कॉस्ट एंड इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी। तो देखो अगर आपकी जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर प्राइस कंटिन्यूटी और डेप्थ तो होनी चाहिए, यानी कि आपके जो जो शेयर्स है उनके अंदर ट्रेडिंग कंटिन्यूसली चलती रहनी चाहिए, आपको प्राइसेस कंटिन्यूसली पता लगते रहे। और डेप्थ भी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एक दो लोग ही लेने वाले बेचने वाले शेयर, ज्यादा लोग होने चाहिए। तो बिल्कुल पहला होना चाहिए। लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है, आपके जो शेयर्स है आप आसानी से उन्हें बेच सके, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी होनी चाहिए। नॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड रेगुलेशन, गवर्नेंस और रेगुलेशन को लेकर कुछ बातें लिखी हुई है, वैसे रूल्स रेगुलेशंस तो होने ही चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फ्लो की बात कर रखी है कि आपको जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो टाइमली होना चाहिए और सही इंफॉर्मेशन यहाँ पे आनी चाहिए। तो आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट्स है, स्टॉक मार्केट्स है, वहां से आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। जब आपको शेयर बेचना उसी समय आपको उसका दाम पता लग जाए, और जो दाम पता लगे वो एक्यूरेट होना चाहिए। जो भी कंपनी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो भी एक्यूरेट होनी चाहिए। तो हालांकि ये भी लग तो रहा है कैरेक्टरिस्टिक, अभी इसे एक बार छोड़ के आगे बढ़ते हैं। मिनिमम ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी। तो आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पे शेयर खरीदना है, बेचना है, तो उसमें जो ट्रांजेक्शन का कॉस्ट है वो कम से कम होना चाहिए, और आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको आसानी से मिल जाए, उसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको इंफॉर्मेशन कोई लेनी है तो उसमें बहुत खर्चा करना पड़े। तो बेसिकली आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है, और ये भी कहीं ना कहीं आपका सही होगा। तो ए, बी और ई तो मुझे सही लग रहा है, बट क्योंकि मैं सबको तो चूज नहीं कर सकता हूं, मैं ऑप्शंस देखता हूं तो मुझे 3 ही चूज करने हैं, या मैक्सिमम 4 मैं चूज यहाँ पे कर सकता हूं। तो मैं देखता हूं कि ए, बी और ई किस में आ रहा है। ए, बी और ई इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, और केवल चौथे वाले में ए, बी और ई मुझे देखने को मिल रहा है। और ए, बी और ई को लेकर कहीं ना कहीं मैं श्योर था, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 को मार्क कर सकता हूं। इसमें साथ में डी को भी इंक्लूड किया गया है, बट सी को इन्होंने छोड़ दिया है। तो यही मेरा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे बनेगा। और ऐसे सवालों में इसी अप्रोच से आपको सवालों को सॉल्व करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, इफ द कंपनीज करंट रेशियो डिक्लाइंड इन अ ईयर ड्यूरिंग विच इट्स क्विक रेशियो इंप्रूव्ड। तो बोल रहे हैं कि आपकी करंट रेशियो कम हो गई बट आपकी क्विक रेशियो इंप्रूव हो गई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन। तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो में फर्क क्या आता है? करंट रेशियो के अंदर आप करंट एसेट्स लेते हैं, और क्विक रेशियो के अंदर आप क्विक एसेट्स लेते हैं, लिक्विड एसेट्स लेते हैं। तो करंट एसेट्स में से आप कुछ चीजें निकालते हैं, जैसे कि आपका जो स्टॉक है और जो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस है उनको घटाते हैं, तो आप क्विक एसेट्स पे पहुंचते हैं। तो सवाल का कहने का मतलब है कि करंट एसेट्स तो आपके कम हुए, बट क्विक एसेट्स आपके यहाँ पे बढ़े हैं। तो करंट एसेट्स आपके कम हुए, क्विक एसेट्स बढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेकर ही आपको यहाँ पे अपना जो आंसर है उसे मार्क करना रहेगा। ऑप्शंस को पढ़ते हैं। इन्वेंट्री इज इंक्रीजिंग, इन्वेंट्री इज डिक्लाइनिंग, रिसीवेबल्स आर बीइंग मोर collected more rapidly, receivables are being collected more slowly। तो receivables का तो कोई रोल नहीं है, इन इन्वेंट्री का ही यहाँ पे रोल है जिसको आपको यहाँ पे अकाउंट फॉर करना है। तो अगर आपकी करंट रेशो कम हो रही है, क्विक रेशो बढ़ रही है, तो इसमें आपका स्टॉक का डिफरेंस आता है। करंट रेशो आपकी क्यों घट सकती है? क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्टॉक है हो सकता है वो यहाँ पे आपका घट रहा हो, इन्वेंट्री आपकी यहाँ पे डिक्लाइन कर रही हो, तो आपको यहाँ पे इन्वेंट्री डिक्लाइन कर रही होगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। इन्वेंट्री डिक्लाइन करेगी तभी आपकी जो करंट रेशो है वो यहाँ पे डिक्लाइन कर जाएगी, और क्विक रेशियो पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्विक रेशियो आपकी इंप्रूव यहाँ पे कर सकती है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास मैच द फॉलोइंग का सवाल है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग हमें यहाँ पे करनी है, और लिस्ट 1 में हमें दे रखे हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड प्राइस फैक्टर्स, और लिस्ट 2 में दे रखे हैं हमें कुछ डिस्क्रिप्शंस। और लिस्ट 1 में दे रखा है वॉलेटिलिटी, मोमेंटम, साइज, नॉन लीनियरिटी, नॉन एस्टिमेशन इंडिकेटर। तो ये अगर आप टर्म्स पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपने ये टर्म्स पहली बार पढ़ी हो, और अगर आप पेपर में ये टर्म्स पहली बार पढ़ के कंफ्यूज हो गए और आपने इस क्वेश्चन को छोड़ना ही बेहतर समझा, तो आई थिंक ये आपकी गलती हो जाएगी। क्योंकि अगर आप इन डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। हमेशा पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जो कि आप पहली बार देख रहे हैं, और वहीं पे आपको दिमाग लगा के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, और यही असल मायने में बताएगा कि आप खुद से कितना दिमाग लगा सकते हैं, खुद से आप कितना मैच्योर हैं कि क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग। अब डिस्क्रिप्शन पे मोटा मोटी नजर हम मारते हैं, तो हमें यहाँ पे सारी ऑप्शंस में रिस्क रिटर्न कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये सारी टर्म्स कहीं ना कहीं आपके रिस्क और रिटर्न से जुड़ी हुई है, आपके शेयर्स की, आपके इन्वेस्टमेंट्स की रिस्क और रिटर्न से कहीं ना कहीं जुड़ी गई हैं, और उसके बेसिस पे आपको इनको मैच करना है। सबसे पहली टर्म है वॉलेटिलिटी, फिर मोमेंटम है, फिर साइज नॉन लीनियरिटी है, फिर नॉन एस्टिमेशन इंडिकेटर है। डिस्क्रिप्शन अगर मैं पढ़ता हूं, capture deviations from linearity in the relationship between the returns and firm size। तो साइज नॉन लीनियरिटी, साइज नॉन लीनियरिटी, ये कहीं ना कहीं हो सकता है डेविएशन फ्रॉम लीनियरिटी। तो नॉन लीनियरिटी और डेविएशन फ्रॉम लीनियरिटी, इसको मैं कहीं ना कहीं मैच कर सकता हूं, मेरे को ये लग रहा है अभी, और C1 के साथ 2 में मैच होता हुआ दिख भी रहा है। तो अगर आपको चूज करना है तो ये ऑप्शन नंबर 2 है और ये ऑप्शन नंबर 4 है, आप इनमें से चूज कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कि और किसी में कुछ ऐसी बात तो नहीं है।
use returns to firm outside the equity universe to account for risk dimension not captured by other risk factor। तो ऐसे रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहा है जिसको हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ये कहीं ना कहीं लग रहा है हम इसे नॉन एस्टिमेशन इंडिकेटर से मैच कर सकते हैं कि हम ऐसे रिस्क को एस्टिमेट नहीं कर पाते, ऐसे रिस्क को हम यहाँ पे जो है कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको कहीं ना कहीं 4 से मैच, डी को कहीं ना कहीं हम यहाँ पे 2 से मैच कर सकते हैं। और ये भी मैचिंग मेरे को दोनों में 2 और 4 दोनों में मैचिंग होती हुई दिख रही है। C1 और D2 तो होता हुआ दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे A और B की मैचिंग भी करनी है। Differentiate between stocks with positive and negative excess returns in the recent past। तो recent past की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो recent past के अंदर हम यहाँ पे किससे मैच करें, वॉलेटिलिटी या मोमेंटम से। तो किसी स्टॉक का जो मोमेंटम है, हम ऐसे कहते हैं भी ये स्टॉक मोमेंटम में चल रहा है, तो अभी रिसेंटली उसके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ पॉजिटिव चल रहा है, कुछ नेगेटिव चल रहा है, तो दैट इज गोइंग टू बी इंडिकेटिव ऑफ द मोमेंटम। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। और वॉलेटिलिटी की अगर मैं बात करूं तो वॉलेटिलिटी में ऐसा कुछ रीसेंट वाली बात नहीं है और कैप्चर्स बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डायमेंशंस ऑफ रिलेटिव रिटर्न्स वेरिएबिलिटी। तो इसे मैं वॉलेटिलिटी से मैच कर सकता हूं। तो इसीलिए आपका जो आंसर है, और यही करेक्ट आंसर है, दैट इज गोइंग टू बिकम ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे हमने सीखा अगर आप कोई सवाल पहली बार पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से दिमाग लगाने की कोशिश करनी है और अपना आंसर मार्क करके आना है। अगर आप ऐसे दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर काफी क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, क्योंकि आज का जो पेपर है इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनडायरेक्ट। सवाल बिल्कुल सीधे सीधे डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, घुमा फिरा के ज्यादा आ रहे हैं। तो आपको अपने दिमाग को भी घुमाना फिराना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा खुद से पहले ही प्रैक्टिस करके आनी पड़ेगी ताकि आप एग्जामिनेशन के सवालों को डील यहाँ पे कर सके। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which of the following is a pre-offer takeover defense employed by the target companies in hostile takeover। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है हॉस्टाइल टेकओवर की। लेट्स सपोज हमारे पास कंपनी है, आपकी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और ये कंपनी का कोई हॉस्टाइल टेकओवर करना चाहता है, इसके शेयर्स मार्केट से सारे खरीद लेना चाहता है, इस कंपनी को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। अब एबीसी लिमिटेड यहाँ पे ये बचाना चाहती है, कुछ डिफेंस ये फॉलो करेगी, ऑप्ट करेगी। तो जो डिफेंसेस ये फॉलो करेगी उसे यहाँ पे टेकओवर डिफेंसेस बोला जाता है। अब ये टेकओवर डिफेंसेस को हम दो में क्लासिफाई कर लेते हैं। एक हमारे पास हो जाते हैं जी प्री ऑफर, और एक हमारे पास हो जाते हैं पोस्ट ऑफर। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं ग्रीन मेल, पैकमैन डिफेंस, पॉइजन पिल और लायबिलिटी रीस्ट्रक्चरिंग। तो इन ऑप्शंस में से जो आपका यहाँ पे प्री ऑफर टेक ओवर डिफेंस है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 पॉइजन पिल। बाकी आपके जो है पोस्ट ऑफर टेक ओवर डिफेंस है, ग्रीन पिल और पैकमैन डिफेंस, दे आर पोस्ट ऑफर टेक ओवर डिफेंस, ये प्री ऑफर नहीं है। आपको जो पॉइजन पिल है वो इकलौता यहाँ पे प्री ऑफर टेक ओवर डिफेंस है, और इसीलिए यही करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो हमारे टेक ओवर डिफेंसेस हैं उसमें प्री ऑफर और पोस्ट ऑफर के अंदर जो डिफेंसेस आ रहे हैं उनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी है। तो इस लिस्ट को आप एक बार देख लेना, ताकि एग्जामिनेशन में अगर दोबारा ऐसा सवाल पूछते हैं तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सा प्री ऑफर में आएगा और कौन सा पोस्ट ऑफर में आएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड इश्यूज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अंडरलाइंग रिस्क। तो आपको यहाँ पे बॉन्ड इश्यूज जो हैं उनको एक ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि सबसे कम रिस्क वाले सबसे पहले रखने हैं और सबसे ज्यादा रिस्क वाले आपको सबसे बाद में यहाँ पे रखने हैं। कन्वर्टिबल बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड, मॉर्टगेज बॉन्ड, अनसिक्योर्ड बॉन्ड और आपके जंक बॉन्ड्स, यहाँ पे आपको ये बॉन्ड इश्यूज दे रखे हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपके सबसे ज्यादा रिस्की बॉन्ड कौन से होंगे? जंक बॉन्ड आपके सबसे ज्यादा रिस्की बॉन्ड होते हैं, क्योंकि इनकी जो रेटिंग होती है वो भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड से नीचे होती है। इसमें बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, बहुत ज्यादा रिस्क ऑफ डिफॉल्ट रहता है। तो आपके जो जंक बॉन्ड है उसमें सबसे ज्यादा रिस्क रहेगा, यानी कि वो सबसे लास्ट में आने चाहिए। और आप देख रहे हैं कि आपके 3 ऑप्शंस में वो सबसे लास्ट में ही आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम रिस्क की बात करें, सबसे कम रिस्क कहां पे होगा? हमारे जो मॉर्टगेज बॉन्ड है उसमें कुछ गिरवी रखा गया है, तो आपका पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज गिरवी रखी गई है। अगर कंपनी आपका पैसा नहीं दे पाती है तो जो चीज गिरवी रखी हुई है उससे आपके पैसे मिल जाएंगे। तो मॉर्टगेज बॉन्ड में आपका सबसे कम रिस्क यहाँ पे रहने वाला है। तो आपका जो सी है वो सबसे पहले आना चाहिए, और सी सबसे पहले आ रहा है हमारे पास 1 में और 4 में, तो 2 को भी हम यहाँ पे काट सकते हैं। तो मॉर्टगेज बॉन्ड सबसे पहले है और आपका जंक बॉन्ड सबसे बाद है। और देखें अगर हम इन सीक्वेंस में, तो हमारे पास अनसिक्योर्ड बॉन्ड जो है वो भी सेकंड लास्ट पे आ रहा है दोनों में, और डी और ई तो दोनों लास्ट में आ रहे हैं और सी यहाँ पे पहले आ रहा है। तो बेसिकली कहानी बचती है ए और बी की, कन्वर्टिबल बॉन्ड और कॉलेबल बॉन्ड।
कन्वर्टिबल बॉन्ड और कॉलेबल बॉन्ड आपके पास यहाँ पे बचते हैं। तो अभी आपको ये पता चल गया कि मॉर्टगेज बॉन्ड में सबसे कम रिस्क है, और आपको ये पता लग गया भैया जंक बॉन्ड में और आपके यहाँ पे जो अनसिक्योर्ड बॉन्ड है उसमें आपका रिस्क है। तो आपको यहाँ पे कन्वर्टिबल बॉन्ड और कॉलेबल बॉन्ड को लगाना है। जिसमें कम रिस्क है उसको पहले लगाइए, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा रिस्क है उसको बाद में लगाइए। अब मेरे हिसाब से तो इनको अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे 1 और 4 में से चूज करना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे। फिर भी यहां पे एक बार देखते हैं। तो कन्वर्टिबल बॉन्ड और कॉलेबल बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड कौन से होते हैं? कॉलेबल बॉन्ड के अंदर हमारी कंपनी के पास राइट होता है कि वो बॉन्ड्स को वापस से कॉल कर सकती है। अगर कंपनी को लगता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो रहे हैं, आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो फिर उस केस में कंपनी अपने बॉन्ड्स को वापस से कॉल कर सकती है। जैसे कंपनी ने 9% बॉन्ड्स इशू किए हुए थे, अब मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट रह गया वो केवल 6% रह गया, तो कंपनी 9% को वापस कॉल करके 6% की इशू यहाँ पे आपको कर देगी। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स का मतलब होता है कि इसके अंदर आपको यहाँ पे शेयर्स मिल जाएंगे, बॉन्ड्स कन्वर्ट हो जाएंगे आपके शेयर्स के अंदर। देखो बॉन्ड जो है आपके पास उसमें तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, बट शेयर के अंदर आपको कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। तो शेयर्स के अंदर आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा रिस्क रह सकता है, और इन्होंने इसीलिए शायद ऑप्शन नंबर 1 का आंसर दिया है, जिसके अंदर कॉलेबल बॉन्ड को पहले रखा है और कन्वर्टिबल जो आपके बॉन्ड है उनको यहाँ पे बाद में रखा है। तो इन्होंने ऐसा ऑप्शन दिया है हमें, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, और यही सीक्वेंस आपको अब ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर ऐसा सवाल आपसे दोबारा पूछा जाता है। एंड प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हो सकता है, और इनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, आप इसे एक बार यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल? आईआरआर, एनपीवी, पेबैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो पेबैक और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को तो काट ही दीजिए, इसमें तो री इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आईआरआर और एनपीवी में री इन्वेस्टमेंट होता है। आईआरआर के अंदर तो हम ये अज्यूम करते हैं कि री इन्वेस्टमेंट हमारा किस पे हो रहा है, आईआरआर पे ही री इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और एनपीवी में हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो री इन्वेस्टमेंट है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे हो रहा है। तो सीधा सीधा बहुत ही आसान सवाल, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, यहाँ पे सवाल है, नोबेल लॉरेट रॉबर्ट सिलर एडवोकेट्स प्राइस अर्निंग रेशियो बेस्ड ऑन। तो पीई रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है। अब जो हमारे नोबेल लॉरेट है पीई शिलर, उन्होंने किस हिसाब से कहा कि आपको अपनी पीई रेशियो यहाँ पे निकालनी चाहिए? तो प्यारे दोस्तों, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे आपको अपनी साइक्लिकली एडजस्टेड 10 ईयर अर्निंग्स के बेस पे अपनी पीई रेशियो निकालनी चाहिए, यानी कि प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग आप कर रहे हैं, तो आपकी जो अर्निंग है उसमें आपको 10 ईयर्स की अर्निंग लेनी चाहिए, एवरेज अर्निंग आपको पिछले 10 ईयर्स की लेनी चाहिए, और उसमें भी आपको साइक्लिकली एडजस्टमेंट करनी है, यानी कि आपको इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट उसके अंदर करके चलनी चाहिए। तो ऐसा उन्होंने यहाँ पे हमें बताया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे बनेगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट इफ अ स्टॉक प्लॉट्स अबव द सिक्योरिटी मार्केट लाइन इट इज। तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन हमारा जो सीएपीएम होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हमारा जो सीएपीएम रहता है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हम उसे सिक्योरिटी मार्केट लाइन के थ्रू कर सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, एक तरफ आपको बीटा दिख रहा है और एक तरफ आपको रिटर्न दिख रहा है। आपको जो रिटर्न है वो रिस्क फ्री रेट से स्टार्ट हो रहा है, और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे बीटा इंक्रीज करता जा रहा है, वैसे वैसे आपका रिटर्न भी आपको इंक्रीज होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो इस लाइन के ऊपर जो स्टॉक्स आ रहे हैं वो यहाँ पे हमारी जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर यहाँ पे स्टॉक्स फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे सीएपीएम मॉडल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही वैल्यूड स्टॉक्स हैं। बट अगर कोई स्टॉक उनके ऊपर या नीचे आ रहा है तो वो सही प्राइस्ड नहीं है, वो स्टॉक्स आपके सही प्राइस्ड नहीं है। जैसे अगर आपका कोई स्टॉक सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर आ रहा है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर अगर आपका कोई स्टॉक आ रहा है, जैसे ये आपका स्टॉक है, ये आपका सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है ए स्टॉक है आपका जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये स्टॉक जो है इसमें आपको सिमिलर लेवल ऑफ बीटा के लिए ज्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है। आपका बीटा जो है इतना ही है, पर इस बीटा के लिए आपको जो नॉर्मल रिटर्न मिलना चाहिए था वो इतना मिलना चाहिए था, बट आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है। आपको रिटर्न ये ज्यादा ला कर दे रहा है। तो ये वाला जो स्टॉक है, ये वाला जो स्टॉक है, इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी क्योंकि आपको ज्यादा रिटर्न ला कर दे रहा है, और अल्टीमेटली आपकी जो डिमांड बढ़ेगी तो उस वजह से इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो करंटली ये मतलब हुआ इसका कि इस जो अभी ये जो स्टॉक है ये अंडर प्राइस्ड है, ये स्टॉक अभी करंटली अंडर प्राइस्ड है। अभी लोग इसे लेंगे,
इसे खरीदेंगे, इसका प्राइस बढ़ेगा, फिर यहाँ पे ये स्टॉक आपका अल्टीमेटली वापस से सिक्योरिटी मार्केट लाइन पे ही लाई कर जाएगा। इसका प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ने से जाहिर सी बात है इस पे जो आपको रिटर्न मिलेगी वो कम हो जाएगी और अल्टीमेटली आपका सिक्योरिटी मार्केट लाइन पे ही आ जाएगा। और ऐसे ही जो आपके नीचे स्टॉक्स होंगे, जो आपके नीचे स्टॉक्स है वो आपके ओवर प्राइस स्टॉक्स यहाँ पे हो जाते हैं। तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनने वाला है ऑप्शन नंबर 2 का, कि आपका जो ऐसा स्टॉक है जो कि सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर है वो अंडर प्राइस्ड है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट नंबर 1 हमें कह रही है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो indicates how many times fixed interest charges are earned based on the earnings available to pay these expenses। तो पहली स्टेटमेंट हमें कह रही है कि आपकी जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो हमें ये बताती है कि कितने टाइम्स आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस को अर्न किया है कंपेयर टू योर अर्निंग्स। तो लेट्स सपोज हमारी जो अर्निंग्स है वो यहाँ पे 10 लाख है बिफोर इंटरेस्ट, और हमारा जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख है। तो हमें पता चल रहा है कि हमारी जो अर्निंग है दे आर 10 टाइम्स दैट ऑफ इंटरेस्ट, कि हमने अपने इंटरेस्ट को 10 टाइम्स यहाँ पे कवर कर लिया है। तो हमारी जो यहाँ पे अर्निंग्स है दे आर 10 टाइम्स द इंटरेस्ट, ये हमें यहाँ पे पता चल रहा है। तो 10 टाइम्स हमारा यहाँ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकल कर आया, जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा अच्छी बात यहाँ पे हो जाएगी। पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, यहाँ पे कुछ ट्विस्ट डाले गए, 1 माइनस द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो indicates how far earnings could decline before it would be impossible to pay the interest charges from current earnings। तो मेरे को ना अभी 1 माइनस रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहीं तक बात थोड़ी समझ में आ रही है, आगे वाला भी नहीं समझ में आ रहा। तो पहले इसी को समझते हैं। 1 माइनस रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये 10 टाइम्स आया था। 1 माइनस रेसिप्रोकल यानी कि 1/10, तो ये मेरे पास 9/10 निकल कर आ गया। 0.9 इसे लिख सकता हूं, 90% इसे लिख सकता हूं, ऐसा कुछ आ रहा है। इंडिकेट्स हाउ फार द अर्निंग कोड डिक्लाइन, कि मेरी अर्निंग और कितनी गिर सकती है जब मेरे लिए इंपॉसिबल हो जाएगा कि मैं अपने इंटरेस्ट चार्जेस को पे कर सकूं अपनी अर्निंग से। तो 90% निकल कर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट कह रही है कि मेरी अर्निंग्स 90% तक गिर सकती है। मेरी अभी 10 लाख अर्निंग है, 90% गिर जाएगी यानी कि 9 लाख गिर जाएगी, तो केवल 1 लाख रह जाएगी, और उतनी ही हो जाएगी जितने से मैं अपनी इंटरेस्ट अर्निंग्स को पे कर सकता हूं। इससे ज्यादा अगर वो डिक्लाइन कर गई तो मैं अपनी इंटरेस्ट चार्जेस को यहां पे नहीं कर पाऊंगा अपनी अर्निंग से। तो कहीं ना कहीं मेरे को 1 माइनस रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये 90% यही बता रहे हैं कि 90% तक आपकी अर्निंग गिर सकती है और आप अपना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, बट अगर इससे ज्यादा डिक्लाइन हुआ तो फिर आप अपना इंटरेस्ट नहीं पे कर सकते। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखी गई थी, और अगर आप वहां पे दिमाग लगा पाते पेपर के अंदर कि हाँ कुछ ऐसा कहने की बात हो रही है, तो आप इस स्टेटमेंट को भी सही टिक कर पाते। फिलहाल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है अभी ऑप्शन नंबर 1 ही है। स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 आपकी दोनों यहां पे सही हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज आर फास्ट चेंजिंग द अकाउंटिंग इकोसिस्टम। तो अकाउंटिंग इकोसिस्टम को कौन सी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आपकी चेंज कर रही हैं, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ये सवाल थोड़ा सा करंट ट्रेंड के ऊपर हो गया, और यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग। तो वैसे तो मैं लिंक करना चाहूं तो सभी को अकाउंटिंग इकोसिस्टम से लिंक कर सकता हूं। अब मुझे नहीं मालूम हो रहा कि किस ओरिएंटेशन से सवाल पूछा गया है। ये सवाल में थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी वीकनेस देखने को मिल रही है। और यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी अब हम अकाउंटिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं। ईआरपी सिस्टम्स तो होते ही होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, रोबोटिक्स भी आप अकाउंटिंग में डिप्लॉय कर सकते हैं कि रोबोट्स खुद ही आपकी जो अकाउंटिंग है उसे पूरा कंप्लीट कर देते हैं, आपकी बैलेंस शीट खुद ही बना देते हैं। मशीन लर्निंग, आपकी जो मशीन्स हैं वो खुद से इतनी समझदार हो गई हैं कि सारा काम खुद से करने लग गई हैं, सारा अकाउंटिंग का काम आपका खुद से हो जाता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे अकाउंटिंग इकोसिस्टम को तो चेंज कर ही रही हैं। बट इन्होंने जो ऑफिशियल आंसर दिया है वो मैं आपको बता देता हूं, इट इज ऑप्शन नंबर 4, ए सी एन ई। आपको 3 चूज करना है और इन्होंने ए, सी और ई को यहाँ पे चूज किया है। आई थिंक इस सवाल को लेकर आपको ज्यादा टेंस नहीं होना चाहिए, इस सवाल का कोई बेस्ट आंसर नहीं हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी अंडरलाइंग असम्पशंस ऑफ सीवीपी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड आर इक्वल। तो सीवीपी एनालिसिस बेसिकली आपकी मार्जिनल कॉस्ट वाली एनालिसिस है। तो मार्जिनल कॉस्ट के अंदर हम ये एज्यूम करते हैं कि आपकी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड दोनों बराबर है। कॉस्ट इनपुट एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड आर लीनियरली रिलेटेड।
यहाँ पे जो हम लीनियर रिलेशन एज्यूम करते हैं वो कॉस्ट और रेवेन्यू का करते हैं। हम यहाँ पे कुछ ऐसे कर्व्स बनाते हैं, आपका कॉस्ट कर्व ऐसे बन रहा होता है, रेवेन्यू कर्व ऐसे बन रहा होता है, तो ये लीनियर फॉर्म में बन रहे होते हैं, इनपुट और आउटपुट का तो नहीं, ये कर्व्स का होता है। तो फिलहाल इसे स्किप करते हैं। सेल प्राइस एंड सेल्स मिक्स रिमेन कांस्टेंट, हम ये मानकर चलते हैं कि आपका जो सेल प्राइस है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ऐसा मानकर चलते हैं। जीरो बेस बजटिंग अंडरलाई कॉस्ट एंड प्राइसिंग डिसीजन, तो जीरो बेस बजटिंग तो इसके अंदर नहीं आता है, जीरो बेस बजटिंग तो बिल्कुल अलग हो गया। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट, तो हम ये मानते हैं कि हमारी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है और पर यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट है और पर यूनिट का जो सेल प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा, तो ये भी एज्यूम करते हैं। तो ए, सी और ई जो है आप चूज कर सकते हैं, आपको तीन ही चूज करने हैं यहाँ पे, और इसीलिए आपका जो अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। तो ये सवाल आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारा डिस्कशन था हमारे मैनेजमेंट के 2022 यूजीसी नेट पेपर के ऊपर, अकाउंटिंग और फाइनेंस के। हमने आपके साथ यहाँ पे सवाल डिस्कस किए और आपने देखा कि सवालों का लेवल हाई था। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि बहुत ही आसान सवाल पूछे गए, सवालों का लेवल डेफिनेटली हाई था। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं गिनी चुनी पढ़ाई करके पेपर पास कर जाऊंगा, तो मुझे कहीं ना कहीं मुश्किल लगता है कि ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है कि आज की डेट में बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी की और उससे भी ज्यादा प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर सवाल में कहीं ना कहीं आपको अपना दिमाग खुद से लगाना पड़ रहा था। तो अगर आपको ये हैबिट होगी प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज की, तभी आप आज के एग्जामिनेशन को फेस कर सकते हैं, उसमें सवालों के आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बहुत ही सेलेक्टिव पढ़ाई करके जाएंगे, प्रैक्टिस छोड़ के जाएंगे, तो इस एग्जामिनेशन को पास करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।